मशीन डिजाइन में अब तक हमने स्टैटिक लोडिंग कंडीशन में सारे फेलियर देखे या कुछ भी देखे कंपोनेंट का डिजाइन किया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में मशीन कंपोनेंट्स का फेलियर सबसे ज़्यादा 80 से 90% किसके कारण होता है? डायनेमिक लोडिंग के कारण। 80 से 90% कंपोनेंट्स का फेलियर किसके कारण होता है? डायनेमिक लोडिंग के कारण। डायनेमिक लोडिंग क्या है? स्टैटिक लोडिंग और डायनेमिक लोडिंग में ये अंतर है कि स्टैटिक लोड मतलब जो समय के साथ जिसका मान और दिशा न बदलता हो, और डायनेमिक लोडिंग वो है कि जिसका जो होता है समय के साथ मान भी बदलता हो, परिमाण भी बदलता हो और दिशा भी बदलता हो, ठीक है। तो डायनेमिक लोडिंग के कारण जो स्ट्रेसेज इंड्यूस होते हैं उनकी बात करें। पहले ये स्ट्रेसेज देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखेंगे फटीग क्या होता है। तो एक शाफ्ट अगर देखें, हम शाफ्ट की एक बात करें, ठीक है, जिस पे कोई लोड लगा है, यानी ये लोड इसके वेट के कारण भी हो सकता है, मतलब सेल्फ वेट के कारण भी हो सकता है शाफ्ट के, और इस पर मान लीजिए पुली वगैरह कुछ लगा उसके कारण भी हो सकता है। अब क्या होता है, और ये शाफ्ट क्या कर रहा है? रोटेट भी कर रहा है। शाफ्ट है तो रोटेट करेगा ही करेगा। तो मान लीजिए कि ये M वाला है और ये N वाला, ठीक है ना। तो जैसे ही आधा साइकिल घूमता है, आधा चक्कर लगाता है, M वाला कहाँ आ जाएगा? N पर आ जाएगा। अब आपको पता है इस बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेस जो बनेगा वो ऊपर की ओर क्या होगा? कंप्रेसिव, और नीचे की ओर टेंसाइल होगा, ठीक है। ऊपर की ओर कंप्रेसिव, नीचे की ओर टेंसाइल होगा। अब यही M पॉइंट क्या होगा? आधा चक्कर लगाने के बाद यहाँ आ गया। अब उसी M पर पहले जो कंप्रेसिव था अभी क्या हो गया? टेंसाइल हो गया। फिर क्या हो गया? फिर वही M फिर यहाँ गया, फिर से क्या हो गया? उस पर कंप्रेसिव, फिर यही आ गया, फिर से क्या हो गया? उस पर टेंसाइल। तो इस तरह से हमेशा क्या कर रहा है, क्या हो रहा है? इस पर जो होता है, इस पर जो हो रहा है कंप्रेसिव, और एक M पॉइंट चाहे N पॉइंट कोई भी पॉइंट ले लीजिए इसमें कहीं भी, ठीक है ना, उस पर क्या हो रहा है? हमेशा जो है प्रतिबल का मान यानी स्ट्रेस का मान जो है हमेशा बदल रहा है, ठीक है ना। परिमाण भी बदल रहा है और दिशा भी बदल रहा है, ठीक है। तो अगर ये वैसे में अगर ये जो है अगर ये जैसे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का शाफ्ट है तब जो है परिमाण नहीं बदलेगा, क्योंकि पता है उस कंडीशन में जो होता है जो जितना कंप्रेसिव होता है उतना ही टेंसाइल होता है। बेंडिंग के कारण जितना स्ट्रेस उत्पन्न होता है यानी नमन प्रतिबल जो होता है जितना तनाव में होता है उतना ही संपीड़न में होता है, ठीक है। तो इस तरह के लोडिंग को ही कहते हैं हम लोग डायनेमिक लोडिंग, ठीक है। इस तरह के ही लोडिंग को हम लोग कहते हैं डायनेमिक लोडिंग। अब ये और इस तरह से उत्पन्न जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं टाइम वेरिंग स्ट्रेस, परिवर्ती प्रतिबल, यानी जो समय के साथ क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं परिवर्ती प्रतिबल। इसी तरह के तो अब परिवर्ती प्रतिबल यानी टाइम वेरिंग स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं देख लेते हैं। कितने टाइप के स्ट्रेसेज होते हैं ऐसे? एक होता है फुली रिवर्स्ड या साइक्लिक, जो कि यहाँ पे दिखाया दे रहा था। तो मान लीजिए हम क्या करेंगे, टाइम रहेगा, टाइम पे हम ले लेंगे 1 2 3 4 5 6, इस पर ले लेंगे 1 या फिर ले लेंगे 0.5 1 1.5 2 2.5, ठीक है। ऐसे नेगेटिव में 0.5 1 1.5 किसी भी यूनिट में हो सकता है, एमपीए में या किसी भी यूनिट में, बशर्ते ये क्या स्ट्रेस है जिसको हम सिग्मा से दिखा रहे हैं, ये टाइम टी है, ठीक है। तो अगर ये कौन सा वाला है, पहला जो बता रहे हैं वो क्या है?
पहला जो बता रहे हैं वो है फुली रिवर्स्ड या साइक्लिक स्ट्रेस जिसको कह सकते हैं आप। तो फुली रिवर्स्ड या साइक्लिक स्ट्रेस यानी पूरी तरह से परिवर्ती, ठीक है ना। हिंदी उतना अच्छा नहीं होगा इसका, इस तरह से इसका इंग्लिश नाम ही जानिए, ठीक है ना। आपके जो है उतना सिलेबस के अंदर भी नहीं, हम उससे बाहर ही बता रहे हैं, थोड़ा जानने के लिए कि हाँ ये चीज़ें जान रहे हैं आप बस, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये जो होता है इसमें जो होता है मैक्सिमम मान इसका और मिनिमम मान क्या होता है, ये 0 है। तो मैक्सिमम मान जैसे कि मान लीजिए 1 है तो मिनिमम मान भी क्या होगा, वो 1 ही होगा, ठीक है ना। यानी ये 1 पर ही जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, मिनिमम जो मान हो गया इसको बोलेंगे सिग्मा मिनिमम, और ये जो होगा सिग्मा मैक्सिमम। दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है, बस क्या है, क्या परिवर्तित है, साइन परिवर्तित है। और इसी को कहते हैं मीन, जो बीच में, ठीक है ना। तो इसका मीन क्या होता है, क्योंकि सिग्मा देखिएगा मीन मतलब इसके ऊपर का एरिया नीचे का एरिया, देखिए ऊपर का एरिया बराबर नीचे का एरिया है ना, तो इसीलिए क्या कहेंगे, ये वाला जो लाइन इसको बांट रहा है उसको बोलते हैं सिग्मा मीन। और सिग्मा मीन इसके लिए क्या होता है, 0 होता है। सिग्मा मीन इसके लिए 0, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको बोलते हैं फुली रिवर्स्ड या साइक्लिक स्ट्रेस। अब आ गया फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, जो मान होगा, जो मिनिमम होगा मैक्सिमम के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। चाहे वो मैग्नीट्यूड में हो गया, ठीक है ना, या फिर साइन में, ठीक है, तो वो इक्वल नहीं होगा कभी भी। तो सिग्मा देखिए यहाँ मिनिमम का मान कुछ और है और मैक्सिमम का मान कुछ और है। अब यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं वो चीज़ें। तो इस तरह के स्ट्रेस को कहते हैं फ्लक्चुएटिंग। ठीक है। और इसका मीन कभी भी क्या होता है, तो 0 नहीं होगा, वो तो जाहिर सी बात है, इसका मीन 0 होगा। और एक और होता है फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के बाद रिपीटेड स्ट्रेस। रिपीटेड में क्या होता है, रिपीटेड में जो मान होता है वो मीन मान जो होता है या मिनिमम मान जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। ये 0 वाला है, ठीक है। तो मिनिमम मान जिसका जो है 0 होता है, कोई मैक्सिमम मान होता है, उसको कहते हैं कौन सा वाला, ये रिपीटेड हो गया। ये कौन सा स्ट्रेस हो गया, रिपीटेड स्ट्रेस, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप के क्या हैं, टाइम वेरिंग स्ट्रेसेज है, यानी समय के साथ बदलने वाले। इसी 3 टाइप का जो है डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब जो है आपके बुक में और दिया होगा, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो आपको वो सही नहीं है। बस यही 3 टाइप के होते हैं। हम जो है बहुत स्टैंडर्ड वाले चीज़ से बता रहे हैं आपको, यही 3 टाइप के होते हैं, फुली रिवर्स्ड या साइक्लिक जिसको आप कहते हैं, आपके बुक में लिखा होगा, लेकिन जनरली उसको फुली रिवर्स्ड ही कहा जाता है। फ्लक्चुएटिंग वाला ऐसे हो गया, ऐसा नहीं कि फ्लक्चुएटिंग वाला ये नेगेटिव में नहीं जाएगा, जाएगा लेकिन मान बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फुली रिवर्स हो जाए। और फ्लक्चुएटिंग के बाद से फुली रिवर्स हो गया और ये रिपीटेड हो गया। अब आते हैं फटीग पर। अब इन्हीं टाइप के जब स्ट्रेसेस लगे होते हैं, इन्हीं टाइप के स्ट्रेसेस जो अभी दिखाए तीनों, इन्हीं टाइप के स्ट्रेसेस जब लगे होते हैं कंपोनेंट पे, तो उसमें फटीग उत्पन्न होता है। अब फटीग क्या होता है ये जान लेते हैं। देखिए बात क्या कि 1954 की बात है, कोमेट एक जो है पैसेंजर जेट होता है, जेट है जो इसका नाम है, कोमेट जो होता था एक जो है पैसेंजर जेट था, मतलब पैसेंजर्स को ले जाने वाला हवाई जहाज़ था। इसके 2 जो है हवाई जहाज़ जो है बहुत बुरी तरह से क्रैश हो गए, ठीक है। उसमें क्रैश हो गए, हुआ क्या, तो क्रैश हो गए, उस क्रैश होने का कारण क्या था, ठीक है ना। जर्मनी में भी ऐसे एक ट्रेन वाला हादसा हुआ था, ठीक है। तो उसके मेन रीजन क्या थे, टाइम वेरिंग स्ट्रेसेस थे, और उसके कारण क्या हुआ, फटीग हुआ, फटीग के कारण, ठीक है। तो फटीग क्या होता है, पहले फटीग जान लेते हैं, फिर बता रहे हैं ये क्यों हुआ था कोमेट वाला। तो
तो फटीग का मतलब क्या, आप एक वायर लेते हैं एल्युमिनियम का किसी भी चीज़ का वायर लेते हैं तो देखते हैं खींचने पर नहीं टूटता है। अब क्या करते हैं आप उसको क्या करते हैं, मोड़ते रहते हैं, ऐसे मोड़ते रहते हैं। तो कभी क्या होता है, मान लीजिए ये वायर है, ये ऊपर का पॉइंट मान लीजिए बी है, नीचे का पॉइंट ए है, तो क्या होता है इधर की ओर मोड़े तो ए पर क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, और बी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब फिर इधर की ओर मोड़ा, ऐसे मोड़ दिया तो बी वाला ए वाला क्या हो गया, फिर अब पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव मतलब टेंसाइल वाला, इधर टेंसाइल हो जाएगा ना, ए पॉजिटिव हो गया बी नेगेटिव हो गया। इसी तरह से जब कई बार मोड़ते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक समय ऐसा आता है जब जो होता है ये भले ही डक्टाइल मटेरियल है, इसमें कोई यील्डिंग नहीं होगी, ठीक है ना। क्या होता है, यही मेन रीजन है डायनेमिक लोडिंग यानी फटीग का, कि डक्टाइल मटेरियल हम क्या पढ़ते थे स्टैटिक में, डक्टाइल मटेरियल होता है तो पहले यील्ड होगा तब जाकर फेल होगा, और इसमें क्या होगा, जब ऐसा लोड होगा डायनेमिक लोडिंग होगा तब जो है यील्ड बिल्कुल होता ही नहीं है। अचानक से क्या हो जाता है, कैटास्ट्रोफिकली कहते हैं जिसको, अचानक से फेल हो जाता है, अचानक से जो है पूरा ब्रेक हो जाता है। कोई भी टाइप का मटेरियल हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अचानक से क्या होता है, ऐसे करते करते अचानक से फेल हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो जो हम मान लगाते हैं ना, वो जो हम मान लगाते हैं, ठीक है ना, जिसको इंड्योरेंस लिमिट भी कहते हैं, नहीं फटीग मतलब वो होता है इंड्योरेंस, हाँ इंड्योरेंस लिमिट भी कह सकते हैं, मतलब उसके नीचे रहेगा। तो मान लीजिए कोई ऐसे सिग्मा, जो सिग्मा मान होता है जिस पर जो फेल होता है वो क्या होता है, बहुत कम ही होता है, किससे, SUT या फिर SYT से। जनरली तो यील्ड या फिर अल्टीमेट से ही कम ही होता है स्ट्रेस का मान। तो देखेंगे कि स्टैटिक में हम क्या कहते हैं कि इस पर फेल होता है, ठीक है ना, और एक्चुअल में क्या होगा, अगर डायनेमिक लोडिंग होगा तो उससे कम ही मान पर जब स्ट्रेस का मान होगा तभी जो है क्या हो जाएगा, कंपोनेंट फेल हो जाता है। इसलिए देखते हैं बहुत कम ही हम लगाते हैं और टूट जाता है, और कैटास्ट्रोफिकली टूटता है। तो ये कैसे होता है, तो होता कुछ ऐसे है कि सबसे पहले क्रैक उत्पन्न होगा। फटीग फेलियर में सबसे पहले क्या होता है, क्रैक उत्पन्न होता है। तो क्या होता है, फटीग को क्या कहेंगे, ऐसे डिफाइन करेंगे कि जब किसी कंपोनेंट पर टाइम वेरिंग स्ट्रेसेस लगा होता है, जैसे कि फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, फुली रिवर्स स्ट्रेस या साइक्लिक स्ट्रेस या फिर रिपीटेड स्ट्रेस, तो उस कंडीशन में कंपोनेंट जो होता है वो जो उसका यील्ड लिमिट होता है, यील्ड स्ट्रेंथ होता है, या फिर यील्ड स्ट्रेंथ या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कम ही मान के स्ट्रेस पर जो है कंपोनेंट फेल हो जाता है। और कंपोनेंट के इस तरह के फेल होने को, और ये लिखेंगे कि अचानक से फेल हो जाता है, और इस तरह के फेल होने को क्या कहते हैं, फटीग कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह का फेल होना फटीग फेलियर कहलाता है, इस तरह का फेल होना फटीग फेलियर कहलाता है, ठीक है। तो ये होता है, आपको डिफिनेशन वैसे नोट्स में मिल जाएगा। एक्चुअली में होता क्या है कि पहले सबसे पहले क्रैक होगा, एक क्रैक होगा, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन पर एक क्रैक बनेगा। जहाँ जहाँ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसीलिए हमने स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा, जहाँ जहाँ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होगा इसीलिए ध्यान दिया जाता है, जहाँ जहाँ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होगा छोटा सा क्रैक होगा, फिर क्रैक क्या होगा, प्रोपगेट होगा, क्रैक आगे बढ़ेगा ऐसे, और फिर अचानक से एक क्रिटिकल लिमिट के बाद अचानक से जो होता है पूरा क्रैक बनता नहीं और पूरी तरह से क्या हो जाता है, कंपोनेंट अचानक से पूरी तरह से अलग हो जाता है। कैटास्ट्रॉफिक फेलियर जिसको कहते हैं, अचानक से यहाँ पूरी तरह से पूरा साफ हो जाएगा ऐसे। तो क्रैक बनेगा धीरे धीरे और अचानक से पूरा क्या होगा, पूरा मटेरियल ही टूट जाएगा, ठीक है, पूरा मटेरियल पार हो जाएगा। तो हुआ क्या था, कोमेट में यही हाल हुआ था कि जो उसके विंडो थे ना वो स्क्वायर टाइप के थे। अब देखेंगे अब विंडो जो होते हैं स्क्वायर नहीं बनते हैं, ऐसे स्क्वायर टाइप के थे। तो यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होने लगा, और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन से क्या हुआ, इस तरह से फिर से यहाँ पर क्रैक उत्पन्न हुआ धीरे से, ठीक है ना। यही फटीग फेलियर होता है, शुरुआत में क्या होता है, एक क्रैक उत्पन्न होगा, फिर क्रैक प्रोपोगेट होगा, फिर जो है कैटास्ट्रॉफिक, जब क्रिटिकल कंडीशन पे पहुंच जाएगा क्रैक तो अचानक से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। आपको पता भी नहीं चल पाता है, किसी को भी नहीं पता चल पाता है, और अचानक से ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत ही भयानक होता है ये इस तरह का फेलियर, फटीग फेलियर जो होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका जो है इस तरह से बहुत सारी जानें जा चुकी हैं अब तक, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी बहुत सारी जानें गई थी जब कोमेट जो है दोनों बार जो है जब फेल, मतलब जिसका जो है कंपोनेंट फेल हुआ था, जब ऐसे फेल हुआ था तो क्रैश हो गया था। तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, पहले क्या होगा,
पहले स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा, फिर उसके बाद क्रैक होगा, क्रैक की स्ट्रेस कंसंट्रेशन, क्रैक यहाँ छोटा सा उत्पन्न होगा, फिर क्रैक प्रोपोगेट हुआ, क्रैक प्रोपोगेट होने से और ज़्यादा जैसे जैसे बढ़ते गया, एक जो है अचानक से ऐसा लिमिट आया कि जो है पूरा विंडो ही टूट के बाहर निकल गया। ठीक है, विंडो ही बाहर निकल गया, कोई कंपोनेंट ही बाहर निकल गया, जहाँ जहाँ क्रैक जाएगा जिस जिस कंपोनेंट में वो कंपोनेंट टूट जाएगा। तो इस तरह से टूट गया और जो है फेलियर हो गया था। ठीक है, तो आप गूगल के सर्च करके देख सकते हैं कोमेट जो है, कोमेट का जो है क्या हुआ था एक बार, जो 1954 में 2 जो है यान जो है इसके गिर गए थे। ठीक है, तो ये कहलाता है फटीग फेलियर या फटीग। उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। ठीक है, क्या होता है फटीग फेलियर या फटीग। ठीक है, श्रांत भी जिसको कहते हैं हिंदी में, या फटीग लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब ये कैसे इससे बचते हैं। ठीक है ना, तो एक वूलर थे जिन्होंने कम से कम लगभग 20 सालों तक मेहनत किया इस पर, फटीग फेलियर पर। क्या हुआ था, एक बार जर्मनी में रेलवे एक्सल ही फेल हो गया था फटीग के कारण, डायनेमिक लोडिंग के कारण। जैसे रेलवे एक्सल पर, जैसे अभी हमने दिखाया ना लगा के कि रेलवे एक्सल पर क्या लगेगा, हमेशा बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, और रेलवे एक्सल क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, तो हमेशा जो है उस पर क्या हो रहा है, टाइम वायरिंग स्ट्रेसेज उत्पन्न हो रहे हैं, कभी कंप्रेसिव कभी टेंसाइल, कभी कंप्रेसिव कभी टेंसाइल। तो इस तरह से क्या हुआ था कि जर्मनी में जो होगा, उस समय बहुत पहले की बात है ये, इस समय की नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास की बात है। उस समय क्या हुआ, जो है रेलवे एक्सेल बहुत सारे फेल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई थी उस समय। ठीक है, तो हुआ क्या, तो एक वूलर हैं, ठीक है ना, वूलर उनका नाम था, जर्मनी के ही इंजीनियर थे। उन्होंने लगभग 20 सालों तक उसी पर काम किया और 12 साल रिसर्च पेपर, मतलब पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद अपने 20 साल के नॉलेज को कंपाइल करके बताया कि एक एसन कर्व होता है, एसन कर्व बताया। एसन कर्व का मतलब ये नंबर ऑफ साइकिल्स है। ठीक है ना, अभी दिखा रहे हैं ना साइक्लिक स्ट्रेस था, तो साइकिल मतलब एक जो है साइकिल पूरा होने पर, मतलब एक जो है स्ट्रेस का एक साइकिल, जैसे मान लीजिए कंप्रेसिव शुरू हुआ, फिर टेंसाइल आया, फिर से कंप्रेसिव आया, तो इस तरह से जैसे एक साइकिल पूरा होगा तो वो नंबर ऑफ साइकिल, मतलब एक साइकिल पूरा हुआ, इसी तरह से। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया कि कितने नंबर ऑफ साइकिल तक मतलब कंपोनेंट सह पाएगा और कितने नंबर ऑफ साइकिल तक चला जाएगा, और ये लॉग स्केल पर दिया था। ये ध्यान रखेंगे कि लॉग स्केल पर रहेगा। ठीक है, लॉग स्केल पर हम बना रहे हैं, तो कुछ ऐसे था, लॉग स्केल पर ही लीनियर होगा ये। ठीक है, एस और एन में, स्ट्रेस में, तो यहाँ पे मान लीजिए एस अगर जो होगा स्टैटिक कंडीशन में होगा तो अल्टीमेट होगा, बहुत होगा तो अल्टीमेट होगा या फिर यील्ड होगा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे वो अल्टीमेट यील्ड मत सोचिएगा, और यहाँ पे हमेशा देखिएगा फटीग जो होता है ना वो टेंसाइल में फेल होता है। ठीक है ना, टेंसाइल ही आएगा तभी, कंप्रेसिव तो फटीग को और जो है बचाता है, फटीग फेलियर से बचाता है। तो हमेशा जो होता है, इसीलिए सिग्मा का हम यूज कर रहे हैं, सिग्मा टेंसाइल मतलब कह रहे हैं। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेसेस की बात करेंगे तो इस तरह से होता है। तो उन्होंने एक ग्राफ बनाया, लॉग स्केल पे हालांकि रहेगा, ये ध्यान देना है। तो इस तरह से बताया उन्होंने, और 10⁶ जिसको 1 मिलियन साइकिल भी कर सकते हैं, स्टील के लिए बताया था उन्होंने, स्टील के लिए, क्योंकि सारा जो है, क्योंकि एक्सेल किसके बने होते थे, स्टील के, तो सारा उनका जो वो था, सारा जो है एक्सपेरिमेंट था वो किस पर था, स्टील पर था, वूलर का। तो उन्होंने ये बताया कि 10⁶ तक जाते जाते कोई कंपोनेंट फेल नहीं होता है। ठीक है ना, जब तक जो है इसके अंडर जो है ये क्राइटेरिया है, इसके बाहर अगर स्ट्रेसेज हो गए तो कंपोनेंट फेल होगा। ठीक है ना, तो ये जो होगा इस पर, मतलब इस पर, इसके अंदर अगर आपका स्ट्रेस है, आपका अप्लाइड स्ट्रेस, अल्टीमेट वाला ये है, देखिएगा ध्यान से, और इसके अंदर अगर आपका अल्टीमेट स्ट्रेस है तो कभी फेल नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि नंबर ऑफ साइकिल यानी बहुत ज़्यादा साइकिल बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए, इतने के लिए इतना होगा, इस मान के लिए इतना होगा, इसके अंदर रहेंगे तब नहीं, इस मान के लिए कितना होगा, इतना होगा, अब इसके अंदर आप आ जाएंगे तो कोई नहीं। ठीक है ना, कितना भी साइकिल आप चला सकते हैं, मतलब वही
साइकिल मतलब उस स्ट्रेस का परिवर्तित होना। और इसके अंदर है तो यहाँ पे मान लीजिए है तो कितना साइकिल आप चला सकते हैं, इतना साइकिल, मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए 10⁻³ है, तो इतना 1000 साइकिल, अगर इतना स्ट्रेस लगा रहे हैं तो 1000 साइकिल आपका कंपोनेंट चल पाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। वो भी कैसा फेलियर होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है ना। तो इसी मान को कहते हैं, इसी मान को कहते हैं इंड्योरेंस लिमिट या इंड्योरेंस स्ट्रेंथ, ठीक है ना। क्या कहते हैं, इंड्योरेंस लिमिट या SE से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं इंड्योरेंस लिमिट या इंड्योरेंस स्ट्रेंथ। SE को क्या कहते हैं, इसी मान को। हालांकि ये लॉग स्केल पर है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं जानना, बस इतना जानना कि इंड्योरेंस लिमिट क्या होता है, ये बस ध्यान रहे कि ये लॉग स्केल में है, ठीक है ना। मतलब log n के फॉर्म में कह सकते हैं और ये log s के फॉर्म में है। उतना कुछ ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं होगा, आपको बस इतना जानना कि बस यहाँ लिख देंगे अगर लॉग स्केल में है, जहाँ पर ये क्या है, जो ग्राफ है वो क्या है, ग्राफ लॉग स्केल में है तो ये मतलब लीनियर मिलेगा, अदरवाइज ये लीनियर नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ और होगा। तो देखिए यानी एक्चुअल में अगर स्टैटिक कंडीशन यानी जो है कोई वेरिंग नहीं हो रहा है, देखिए तो किस पर फेल होगा, अल्टीमेट पर फेल होगा। यानी जो है स्टैटिक है, यानी स्ट्रेस का मान बदल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं हम, साइकिल दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ साइकिल। तो कोई साइकिल नहीं है तो किस पर फेल होगा, अल्टीमेट पर, या फिर यील्ड कह सकते हैं आप, ठीक है ना, यील्ड या अल्टीमेट। अब इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे यील्ड वाली बात भी नहीं आती है फटीग के कंडीशन में। यहाँ पे जो जब 10⁶ साइकिल हो जाएंगे उसके आसपास, ठीक है, स्टील की बात कर रहे हैं, बस स्टील के लिए ऐसा होगा, तो मतलब 1 मिलियन साइकिल इसी को कहते हैं। 1 मिलियन साइकिल के बाद क्या हो जाएगा, उसके नीचे मतलब इसके नीचे का जो स्ट्रेस होगा, यानी जिस स्ट्रेस पर 1 मिलियन साइकिल देता है कोई कंपोनेंट, ऐसा स्ट्रेस जिस पर कोई कंपोनेंट कितना साइकिल सस्टेन कर पाता है, 1 मिलियन, वो कहलाता है इंड्योरेंस लिमिट या इंड्योरेंस स्ट्रेंथ उसका। तो स्टील बेसिकली था, तो स्टील के लिए क्या है, इंड्योरेंस लिमिट है। इसी SE को कहते हैं इंड्योरेंस लिमिट या फिर इंड्योरेंस स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है, इंड्योरेंस लिमिट या इंड्योरेंस स्ट्रेंथ। तो इस तरह से आपका ये पूरा हो गया, इंड्योरेंस लिमिट भी हो गया, स्ट्रेंथ भी हो गया, ठीक है। अब जो है कुछ चीज़ें बच रही हैं जो आपको नोट्स दे देंगे, नोट्स में आप पढ़ लेंगे, पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया, एक वीडियो और बनेगा इसमें, और जो है बाकी का जो है थ्योरी बेसिस है। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम जो है समझा देंगे, ठीक है। बाकी आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा, मुझे उम्मीद है, और आपको आ भी जाएगा, ठीक है। बाकी एक जो है और समझाने वाला टॉपिक है, उस पर वीडियो बना देंगे। पहला चैप्टर इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।